फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ अजीब सी घिनौनी रिचुअल्स देखने को मिलती है जहां सोल को मूव करने की बात हो रही थी। देन कई औरतों को अजीब तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और फाइनली यहाँ किसी डीमन टारिन की बात हो रही थी। इस खतरनाक इंट्रो सीन के बाद हम पाइपर नामक बच्ची से मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे हल्की फुल्की शेप्स एंड लाइट्स नजर आती है, बट स्टिल वो इंसानों को देख भी नहीं सकती। पाइपर के बड़े भाई का नाम एंडी है जो कि 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा और एंडी एक्चुअली में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पिता 2 शादी किए थे, जहां पहली बीवी का बेटा एंडी है और दूसरी बीवी की बेटी पाइपर, और यहाँ एंडी एंड पाइपर काफी क्लोज हैं। अब एक दिन इनके पिता बाथरूम में ही गिर के समाप्त हो जाते हैं, जिस वजह से एंडी और पाइपर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में वेंडी नामक लेडी जो कि चाइल्ड सपोर्ट से थी, मतलब जो लोग फॉस्टर होम में डालते हैं बच्चों को, वो इन्हें किसी लॉरेन नामक औरत के घर पे रहने के लिए असाइन करती है। लॉरेन पहले इसी ऑफिस में एज काउंसलर काम करती थी और इसीलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि लॉरेन इन्हें अच्छे से पालेगी। वैसे लॉरेन यहाँ सिर्फ पाइपर को लेना चाहती थी, लेकिन एंडी कहता है कि 3 महीने के बाद वो 18 का हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देगा। तो बस 3 महीने के लिए एंडी लॉरेन के साथ रहेगा, जिसके लिए लॉरेन मान गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एंडी और पाइपर के बीच एक कोड वर्ड है विच इज ग्रेप फ्रूट, और इस कोड वर्ड का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, रादर इट्स लाइक ट्रस्टिंग ईच अदर किसी बात पे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में कई जगह से यूज किया गया है, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इस चीज को हटा दूंगा, इसलिए अभी आपको बता दिया। खैर, तो आगे हम एंडी और पाइपर को लॉरेन के घर पे आते देखते हैं और लॉरेन इन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पाइपर को बहुत पसंद कर रही थी और एंडी को कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि लॉरेन चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ आए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल में लेती है जिसमें एंडी का फेस ही ढक गया था। देन वो एंडी को बार बार गलत नाम से पुकार रही थी, एज इफ एंडी उसे याद ही नहीं है। अब लॉरेन के घर पे एक और फॉस्टर सन था नेम्ड ओलिवर, और ओलिवर म्यूट था। लॉरेन बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथी था, और कैथी भी ब्लाइंड थी, लेकिन घर के ही एक पूल एक्सीडेंट में कैथी डूब के खत्म हो गई, और उसी इंसिडेंट के बाद से ओलिवर सिलेक्टिवली म्यूट हो गया है। अब हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन फिलहाल कोई काम वगैरह नहीं कर रही थी, एंड इट्स पॉसिबल कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो। ऐसे टाइम पे वो यूज कर सकती थी बिनोमो ऐप का। वैसे भी ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आते ही हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे, लेकिन तब मैंने यूज किया था बिनोमो ऐप का, जहां से एक अच्छी सेकेंडरी इनकम जनरेट की जा सकती है। बिनोमो एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेडिंग करके डेली अर्निंग कर सकते हो। तो अभी जाके बिनोमो को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, और स्क्रीन पे जो मेरा प्रोमो कोड दिख रहा है उसे यूज करो ताकि आपको मिले 2x यानी डबल द बेनिफिट्स। अब इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जहां पे ग्राफ्स ऊपर नीचे जाते हैं और आपको बस ये प्रेडिक्ट करना होगा कि ग्राफ ऊपर जाएगी या नीचे। अभी मैं यूज करने वाला हूं ट्रेडिंग सिग्नल्स का, जो मुझे बताएगा कि मुझे अप लेना चाहिए या डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप लेना चाहिए तो मैं अप पे ट्रेड कर रहा हूं। चलो देखते हैं क्या होता है। देखा, मैंने तुरंत प्रॉफिट कमा लिया। और चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम, यानी एक क्लिक में पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको मिलेंगे $10 से $20 तक का बोनस। आपके फ्रेंड को भी $10 बोनस मिल सकता है बाय वेरीफाइंग द अकाउंट। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, उसका यूज करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का यूज करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स। कमिंग बैक टू स्टोरी, आगे पाइपर और एंडी को अपना अपना कमरा मिलता है और यहाँ लॉरेन एंडी से बातें करने आती है। बातों के दौरान एंडी जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन एकदम से उसका फोन उठा के उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। इस बात पे जब एंडी रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसे बिहेव करती है एज इफ एंडी उन पे हमला कर रहा है, लेकिन एंडी तो बस अपना फोन वापस मांग रहा था। आगे हम लॉरेन को पाइपर पे नजर रखते हुए देखते हैं, देन ओलिवर को एकदम क्रीपीली बिहेव करते देखते हैं। लॉरेन यहाँ अपने फोन पे बार बार वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही थी और प्रेडिक्शन में जल्द ही हेवी रेन की संभावना थी। अब उस रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन अपने घर के बाहर वाले चेंबर में ओलिवर को लेके जा रही थी। एंडी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि वो अपने पैंट में ही सूसू कर दिया था। नाउ दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग क्योंकि एंडी ऑलमोस्ट 18 साल का था और वो पहले ऐसा कभी किया नहीं था। हम समझ पाते हैं कि एंडी अब भी अपने पिता के गुजर जाने से ट्रॉमेटाइज था और वो बाथरूम देख के ही डर जा रहा था क्योंकि उसके पिता बाथरूम में ही खत्म हुए थे। अब उस दिन एंडी के पिता की फ्यूनरल थी और यहाँ भी एंडी अपने पिता के शरीर को नहीं देख पा रहा था। पाइपर के पूछने पे वो बोल देता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ लॉरेन चुपके से एंडी के पिता के सर के बाल को काट के रख लेती है
देन वो एंडी पे प्रेशर डालती है कि वो अपने पिता को देखे और उन्हें फाइनल गुड बाय किस दे। एंडी के लिए ये सब डिफिकल्ट था, स्टिल वो ऐसा करता है और सबके जाने के बाद लॉरेन भी एंडी के पिता के लाश को किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर घर पे ही था और वो बार बार ग्लास डोर पे अपने हाथ पटक रहा था। वो कांच को तोड़ देता है जिससे उसके हाथों में भी चोट आती है। स्टिल वो बिना चोट की परवाह किए घर के बाहर वाले चेम्बर के पास जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ओलिवर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ लॉरेन घर वापस आती है और वो एंडी एंड पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाती है ताकि ये लोग अपने पिता के जाने के गम को भुला सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने भी देती है एंड ये तीनों ठीक ठाक बॉन्ड करते हैं। एक पॉइंट पे ड्रंक हालत में एंडी और लॉरेन एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं, जहां लॉरेन बताती है कि वो अब भी अपनी बेटी केथी के खत्म हो जाने को भुला नहीं पाई है। वो अपनी बेटी के मुंह से एक और बार मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं एंडी शेयर करता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे। जी हाँ, एंडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाके शावर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को इसकी आवाज ना आए। लेकिन एंडी के पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनके दूसरे बीवी की बेटी थी जिन्हें वो पसंद करते थे। इसी सब वजह से एंडी बचपन में बदमाशी करता था ताकि उसे अपने पिता से अटेंशन मिल सके। और वो कुछ तो कांड भी किया था जब वो 8 साल का था। क्या कांड था वो अगेन आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ इन सब बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है। अब एंडी के सोते ही लॉरेन एक मग में सुसु करती है, देन वो एंडी के पैंट पे ये सुसु डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी खुद अपना बेड वेट नहीं किया था, रादर लॉरेन ये सब कांड कर रही थी। लॉरेन यहाँ एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी इज नॉट फिट फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। इसके बाद लॉरेन एंडी के फोन को उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसका पूरा फोन चेक करती है। तभी लॉरेन को ओलिवर की बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है और वो ओलिवर को पकड़ के उसे नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से अजीब बातें कहती है, लाइक मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है बट डोंट वरी क्योंकि जल्द ही वो समय आ जाएगा जब तुम खा सकोगे। यहाँ ओलिवर भी अजीब तरह से लॉरेन को देख रहा था और एक पॉइंट पे तो लॉरेन को मिरर में ओलिवर की जगह एक डीमन दिखता है, जिसके बाद ये मिरर टूट जाता है। सो यस, ओलिवर नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर डीमन श्योरली है। खैर अगली सुबह लॉरेन जानबूझ के एंडी के कपड़े धोने की बात करती है एंड देन वो जानबूझ के पाइपर के सामने पॉइंट आउट करने लगती है कि देखो कैसे एंडी बेड पे ही सुसु कर दिया है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को लेके कहीं बाहर जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर थे। एंडी को यहाँ वॉशरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वो बाहर जाके नहाता है। देन एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है और उसे एक कैंटलोप यानी खरबूजा होता है ना, वो खाने को देता है। लेकिन दोस्तों ओलिवर तो खरबूजे की जगह चाकू ही चबा के खाने लगता है और इससे उसका पूरा मुंह कटने लग गया था। एंडी तुरंत ही ओलिवर को हॉस्पिटल चलने को बोलने लगता है और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना हुआ था। अब जैसे ही एंडी ओलिवर को इस व्हाइट सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अजीब तरह से रेजिस्ट करते हुए चिल्लाने लगता है। अब इससे पहले एंडी ओलिवर को सर्कल एरिया से बाहर लेके जाता, लॉरेन और पाइपर वापस आ जाते हैं और लॉरेन एंडी पे खूब चिल्लाती है और ओलिवर को तुरंत घर में लेके जाती है। लॉरेन ओलिवर को एक कमरे में ले जाती है और वहां वो VHS टेप पे कुछ रिचुअल्स जैसा देखने लगती है। अब दोस्तों ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस रिचुअल में एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे हैंड से सर्कल जैसा मोशन रब किया जाता है। लॉरेन भी ओलिवर के सर पे ऐसा ही करती है, मतलब सर्कल मोशन रब करती है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली ओलिवर शांत हो जाता है। लॉरेन यहाँ ओलिवर को एंडी के पिता वाले बालों का गुच्छा खाने भी देती है, जिसे ओलिवर खाने लगता है। ओलिवर के शांत होने के बाद लॉरेन इस सब के लिए एंडी को ब्लेम करती है और यहाँ हमें एक बात पता लगती है, दरअसल लॉरेन ही ये रिपोर्ट करने वाली थी कि एंडी फिट है कि नहीं फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। एंड ऑफ कोर्स लॉरेन तो एंडी को अनफिट ही घोषित करेगी। इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को पूरी तरह लॉरेन पे शक होने लग जाता है कि वो नॉर्मल तो नहीं है और उसके अंदर कई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, लाइक लॉरेन का अपने डॉग को स्टफ करके रखना, विच टेल्स अस कि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती है और उसकी बेटी केथी अब नहीं रही तो शायद उसी को लेके वो कुछ तो प्लान कर रही है। अब उस रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में ओलिवर आता है। एंडी ओलिवर की जगह अपने पिता को देखता है, मतलब ये एंडी का हेलुसिनेशन था और पिता कह रहे थे कि वो बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंडी हड़बड़ा जाता है और वो बाथरूम में ही गिर जाता है। इससे उसके सर पे चोट आती है और उसे कॉन्कशन भी हो जाता है। अगले सीन में हम एंडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो रिकवर कर रहा होता है और लॉरेन उससे मिलने आई होती है। एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई तो बारिश में मरेगी। ये सुनकर लॉरेन ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसे इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बात को पलट देती है, सेइंग
कि ये एंडी की हेलुसिनेशन होगी, एज उसके पिता शावर में खत्म हुए थे, इसलिए उसे बारिश वगैरह जैसी या उसमें कोई मर रहा है ऐसे सोच आते हैं। खैर इसके बाद लॉरेन घर वापस आती है और अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश में पाइपर के साथ नाचती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है एंड देन पाइपर को अपनी बेटी केथी के कपड़े पहना देती है। लॉरेन यहाँ धीरे से अपना एजेंडा पुश करती है, सेइंग कि पाइपर को हमेशा उसके साथ ही रह जाना चाहिए। ये सुन के पाइपर कहती है कि वो और एंडी कुछ महीनों के अंदर ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो लॉरेन से वीकेंड पे मिलने आते रहेंगे। ये बात सुन के लॉरेन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो पाइपर को कुछ दिखाने की बात करती है। वो पाइपर को उसी घर के बाहर वाले चेम्बर या शेड में ले जाती है और वहां फ्रीजर में केथी की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन अपनी बेटी की लाश को आज तक प्रिजर्व करके रखी थी और वो पाइपर को इसे टच करने को कहती है। पाइपर फील करती है कि ये तो मीट जैसा कुछ है, लेकिन पाइपर इसे देख नहीं पाती। अब अगले सीन में लॉरेन एंडी को घर वापस लाती है और यहाँ हम कुछ और बातें समझ पाते हैं। लाइक एंडी एक्सरसाइज करता था और क्रिएटिन लेता था, तो लॉरेन इस बात को नोटिस कर ली थी और उसके सप्लीमेंट स्टैक में शायद कुछ तो मिलाने लग गई थी। मतलब ऐसा कुछ जिससे एंडी का हार्मोन्स बढ़ जाए, वो गुस्से में आ जाए, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। अब ये चीज क्लियरली दिखाई नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेन बिहेव कर रही थी, आई थिंक दिस इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ आइडियली मुझे ये थियरीज में रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। एनीवेज, उस रात लॉरेन कुछ भयानक करती है। वो खुद पर एंडी की बॉडी स्प्रे मार लेती है, देन पाइपर के कमरे में तब जाती है जब पाइपर सो रही थी। फिर लॉरेन पाइपर के फेस पे जोर से पंच करती है और भाग जाती है। ऐसे में पाइपर दर्द में चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन उसे क्या स्मेल आती है? वेल, एंडी के बॉडी स्प्रे की। और ऐसे में पाइपर को लगता है कि उसे एंडी ही मार के भागा है। अगली सुबह लॉरेन बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एंडी पे डाल देती है, सेइंग कि कल रात वो एंडी को पाइपर के कमरे में जाती देखी थी और एंडी ही पाइपर को चोट पहुंचाया है। ये सब सुन के एंडी एकदम बौखला जाता है और काइंड ऑफ कंट्रोल खोने लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स जो कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में मिक्स कर रही थी। लॉरेन यहाँ ये तक कह देती है कि एंडी पता नहीं क्या सब खाता पीता रहता है, जिस वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हैं और वो अग्रेसिव हो गया है। वो इस सब के लिए एंडी के पिता को ब्लेम करती है, सेइंग कि एंडी के पिता उसे मारते थे और अब एंडी अपनी छोटी बहन को सेम वे में मारने लगा है। लॉरेन ये इंप्लाई करना चाह रही थी कि एंडी पाइपर को लेकर जेलस फील करता है। पाइपर को नहीं पता था कि उसके पिता एंडी को मारते थे एंड दिस वाज अ शॉक फॉर हर। इनफैक्ट इस पॉइंट तक पाइपर को भी लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ एंडी ही है। अब इतनी सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से टूट चुका था और वो तुरंत ही अपने कार में यहाँ से निकल लेता है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर लॉरेन का प्लान क्या है और क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रही है। दरअसल लॉरेन पाइपर के शरीर में अपनी बेटी केथी की आत्मा को लाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के शुरुआत में जो हम रिचुअल्स वगैरह देखे थे वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस की रिचुअल थी। नाउ लॉरेन इस रिचुअल को उन VHS टेप्स को देखकर फॉलो कर रही थी जो कि उसे कहीं से तो मिल गई होगी। ऐसे भी पहले सीन में हम देखे ही थे कि वो कल्ट वाले रिचुअल्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले लॉरेन एक डीमन तारिन को बुलाई है जिसे वो ऑलिवर के शरीर में डाल दी है। ऑलिवर लॉरेन का कोई फॉस्टर बेटा नहीं है, रादर वो तो उसे कहीं से किडनैप करके लाई है। यही वजह है कि ऑलिवर चुप रहता है और अजीब बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर डीमन तारिन है। नाउ तारिन को उस इंसान की लाश खिलानी होगी जिसे जिंदा करना है, यानी कि इस केस में केथी की लाश। तभी तो लॉरेन केथी की लाश को प्रिजर्व करके रखी है। नाउ केथी की आत्मा को किसी और शरीर में डालना होगा जो कि पाइपर का शरीर होगा और इसके लिए पहले पाइपर को ठीक उसी तरह से खत्म करना होगा जैसे केथी खत्म हुई थी, यानी स्विमिंग पूल में डूब के, वो भी बारिश के टाइम, क्योंकि केथी बारिश के टाइम ही खत्म हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लॉरेन हैवी रेन का इंतजार कर रही थी। नाउ लॉरेन के प्लान में एंडी एक कांटे की तरह था, इसलिए वो एंडी को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब आप पूछ सकते हैं कि केथी की आत्मा पाइपर में कैसे आएगी? वेल, इसके पीछे थियरी ये है कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा शरीर में काफी दिन तक रहती है। तो टारेन डीमन जब केथी के शरीर को खाएगा तो वो आत्मा को भी निगल लेगा एंड देन वो उस आत्मा को उल्टी करेगा, यानी स्पिट आउट करेगा इन पाइपर्स बॉडी। अब ऑलिवर जिसके शरीर में टारिन है वो बेचैन हो रहा था केथी को खाने के लिए और इसीलिए वो बार बार घर के बाहर वाले शेड में जाने की कोशिश करता था। इन शॉर्ट, टारिन रेस्टलेस हो रहा था और लॉरेन परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रही थी फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ रिचुअल। सो आई होप इस पॉइंट तक आपको लॉरेन के मकसद के बारे में पता चल गया होगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, लॉरेन पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस वाली जगह पे छोड़ आती है ताकि घर पे वो अकेले रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधा वेंडी के ऑफिस में जाता है और वहां वो एक मिसिंग बच्चे की पोस्टर पाता है। ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ऑलिवर था, जिसका ओरिजिनल नाम कॉनर बर्ड था। यानी वाकई में लॉरेन किसी रैंडम बच्चे को किडनैप करके उसके शरीर में टारिन डीमन को डाल दी थी। एंडी ये सब बात वेंडी को बताता है, लेकिन वेंडी ऑफ कोर्स एंडी की बात नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो वेंडी लॉरेन के साथ पहले काम कर चुकी थी और लॉरेन इस जगह की बेस्ट काउंसलर रही थी। दिस टेल्स अस कि लॉरेन की जब पहले बेटी थी तो वो काफी नॉर्मल औरत थी, वो अभी जाके ऐसी पागल हो गई है। नाउ दूसरी वजह ये थी ना भरोसा करने की कि लॉरेन अब तक एंडी के बारे में वेंडी से ढेर सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी कर
चुकी थी, इंक्लूडिंग दिस कि एंडी अपनी बहन को मारा है। एंडी यहाँ कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन को मार नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट जब एंडी 8 साल का था तब वो एक बार पाइपर को मारा था और यही वो कांड है जिसकी बात मैं कर रहा था। एंड उसी टाइम पे एंडी प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी भी पाइपर पे हाथ नहीं उठाएगा। अब एंडी की बातें और डिस्प्रेशन देखकर वेंडी को लगता है कि शायद बंदा सच बोल रहा हो और इसीलिए वो लॉरेन के घर को एक बार चेक करने की सोचती है। बस फिर क्या था, दोनों कार में निकलते हैं और रास्ते में एंडी अपनी बहन पाइपर को वॉइसमेल भेजता है सेइंग कि लॉरेन मोस्टली इविल है और वो पाइपर को कभी हर्ट नहीं करेगा, भले ही उसके पिता उसे हर्ट करते थे। अब इस वॉइसमेल में वेंडी की आवाज भी कैप्चर हो गई थी जो कि एंडी को कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर के अंदर का टारिन डीमन रेस्टलेस होता जा रहा था और वो घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए खाना शुरू कर दिया था। अब ओलिवर यहाँ सिर्फ खाने की चीज ही नहीं बल्कि टेबल फ्लोर जो दिख रहा है उसे ही खा रहा था। ओलिवर एक डीमन से कम नहीं दिख रहा था और जब लॉरेन घर आती है तो ओलिवर लॉरेन पे भी हमला करके उसके हाथ को बुरी तरह काट लेता है। लॉरेन किसी तरह ओलिवर को बाहर बंद करती है और ओलिवर खुद को ही खाना शुरू कर दिया था। लॉरेन यहाँ खून से सर्कल बना के ओलिवर को काम डाउन करने की कोशिश करती है। अब एक खराब बात यह होती है दोस्तों कि पाइपर की फोन लॉरेन के पास थी और वो वॉइस नोट सुन के समझ जाती है कि वेंडी और एंडी दोनों यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में वो तुरंत पूरे घर को क्लीन कर देती है और जब वेंडी यहाँ आती है तो वो सब कुछ एकदम नॉर्मल पाती है। लेकिन तभी वेंडी नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा था, मतलब काटा था ना ओलिवर वहीं से, और वेंडी इस बारे में उससे पूछती है। लॉरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो एकदम से अपना कंट्रोल खोते हुए चिल्लाने लगती है कि उसे कैसे भी अपनी बेटी केथी को जिंदा करना है। इस पॉइंट पे वेंडी समझ जाती है कि लॉरेन वाकई मेंटली अनस्टेबल है और वो बाहर भागती है। बाहर एंडी वेंडी को शेड दिखाता है जिसके अंदर केथी की लाश पड़ी थी और ओलिवर इस लाश को खाने लग गया था। ये देख वेंडी और एंडी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से दोनों को ही ठोक देती है। इस टक्कर में वेंडी तो तुरंत ही खत्म हो जाती है और एंडी बुरी तरह से चोटिल होकर वहीं गिर गया था। लॉरेन कार से बाहर आके एंडी को पास ही के एक वाटर पडल में डुबो के खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर वापस लेके आती है। इस पॉइंट पे ओलिवर एंडी को भी थोड़ा खा लिया था और इसलिए वो एंडी की आवाज में बोल के पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है। पाइपर ओलिवर को टच करके समझ जाती है कि ये तो एंडी नहीं है और यहाँ पाइपर को शक हो जाता है। शक इसलिए क्योंकि लॉरेन से बताई थी कि ओलिवर के लाल कर्ली हेयर्स हैं, जबकि पाइपर जब ओलिवर के हेड को टच करी तो वहां बाल थे ही नहीं। ऐसे में पाइपर तुरंत भागती है और खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। लॉरेन चिल्ला चिल्ला के पाइपर को बाहर बुलाती है लेकिन पाइपर बाहर नहीं जाती। तभी पाइपर फील करती है कि बाथरूम में एंडी की लाश है। जी हाँ दोस्तों, इससे पाइपर टूट जाती है और एन मौके पे लॉरेन भी ब्रेक इन कर लेती है। इस पॉइंट पे लॉरेन फाइनली अपना इविल प्लान बताती है और वो क्लियरली कह देती है कि वो पाइपर को डुबो के खत्म करना चाहती है। ये सुन के पाइपर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो देख नहीं सकती थी तो वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को खींच के पूल में ले जाती है और उसे डुबाना शुरू करती है। डूबते हुए पाइपर को होश आता है और वो किसी तरह पानी में ऊपर आती है और मम चिल्लाती है। मम बोले तो मॉम, और मॉम सुन के लॉरेन को ऐसा लगता है मानो पाइपर उसे ही मॉम बोल रही है और इस मोमेंट में लॉरेन फ्रीज कर जाती है। लॉरेन को काइंड ऑफ अंदाजा हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी या फिर उसके अंदर ममता वाली फीलिंग आई होगी जिससे वो रुक गई। और इसी ब्रीफ मोमेंट का फायदा उठा के पाइपर पूल से निकलती है और गिरते पड़ते यहाँ से बाहर भागती है। वहीं लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पूल में लेकर आती है। ना ओलिवर जिसके अंदर टारिन है और जिसका रियल नेम कॉनर बर्ड है, वो तो रिचुअल के लिए तैयार था लेकिन पाइपर के भागने से वो भी पाइपर के पीछे भागता है। पाइपर भागते हुए रोड तक जाती है जहाँ एक कार वाले कपल उसे रेस्क्यू करते हैं। वहीं पजेस्ड ओलिवर भी घर के व्हाइट सर्कल से बाहर जाता है जिससे उसके अंदर का डीमन निकल जाता है। अब जो कपल पाइपर को रेस्क्यू किए थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इस एरिया में आती है। पुलिस यहाँ कॉनर बर्ड को रेस्क्यू करती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था लेकिन हाँ एटलीस्ट अब वो नॉर्मल हो चुका था। देन पुलिस लॉरेन के घर जाती है जहाँ लॉरेन अपनी बेटी केथी की आधी खाई हुई लाश को लेकर पूल में बैठी होती है। पुलिस यहाँ लॉरेन को घेर लेती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रिंग हर बैक फिल्म की एक्सप्लेनेशन और ये कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब अगर हम रिचुअल की बात करें तो फिल्म में जो रिचुअल दिखाया गया है वो एक ऐसे प्रोसेस को शो करता है जिसमें एक डीमन के जरिए एक इंसान की आत्मा को ट्रांसफर करने की कोशिश होती है। लॉरेन केथी की आत्मा को पाइपर के बॉडी में ट्रांसफर करना चाहती थी और इसके लिए पहले केथी की प्रिजर्व डेड बॉडी को डीमन टारिन को खिलाया जाता है जिससे डीमन उसकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर डीमन उस एब्जॉर्ब्ड आत्मा को नई बॉडी में यानी पाइपर के बॉडी में डाल देगा। लॉरेन ये सब कुछ VHS टेप्स को देख के सीख रही थी एंड द क्वेश्चन हियर इज कि इन टेप्स को बनाया कौन? वेल, कुछ कल्ट वाले लोग बनाए होंगे जो कि इस तरह की भयानक रिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे। इस कल्ट के बारे में हमें फिल्म में कुछ नहीं बताया गया है, बस स्टार्टिंग में कुछ विजुअल्स देखने को मिले एंड देन कुछ और विजुअल्स हम देख पाए थे VHS टेप्स के थ्रू। वैसे
वैसे इन विजुअल्स में हमें एक बात क्लियरली देखे थे कि ये लोग रिकॉर्डिंग करते थे, यानी वीडियो बनाते थे, और हो सकता है इन टेप्स को वो बेचते हो बहुत हाई कॉस्ट पे। नाउ घर के आसपास जो एक व्हाइट सर्कल बनाई गई थी वो काइंड ऑफ रिचुअल वाली सर्कल थी, जिसके अंदर ही रिचुअल वर्क करेगी, क्योंकि जैसे ही कॉर्नर बर्ड या ओलिवर सर्कल से बाहर जाता है तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और डीमन तारिन उसके अंदर से निकल जाता है। ऑल्दो उसको जो इंजरीज हुई है वो इंजरीज तो रहेगी। नाउ वी टॉक अबाउट डीमन तारिन, उसका नाम किसी नॉन वेस्टर्न या ईस्टर्न माइथोलॉजी में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, कम से कम इस स्पेलिंग के फॉर्म में तो नहीं है, मैंने जो गूगल किया उससे मुझे नहीं मिला। लेकिन तारिन नाम का एक सिंबॉलिक वेट हो सकता है या किसी ओल्ड ऑकल्ट या डिमोनिक नेम का वेरिएशन भी हो सकता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि इसे कंप्लीटली फिल्म के लिए ही क्रिएट किया गया है एज अ फिक्शनल एंटिटी। वैसे इसका बिहेवियर काफी हद तक वेंडिगो जैसा है, था ना एक मिथिकल क्रीचर जो फ्लैश खाता था और जिसका नेचर इनसेशिएबल होता है। ओलिवर का सब कुछ खाना जैसे फ्रूट्स, नाइफ्स, टेबल्स इस हंगर को रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स पॉसिबल कि तारिन का इंस्पिरेशन मल्टीपल डिमोनिक लोर से लिया गया हो, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो आत्मा को कंज्यूम करके किसी और के शरीर में डाल सकता है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो सकता है और वो किसी पे अटैक कर सकता है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अब दोस्तों ये फिल्म सरफेस पे एक हॉरर स्टोरी लगती है, लेकिन डीप में ये ग्रीफ और लॉस के ऑब्सेशन पे बेस्ड है। लॉरेन अपनी बेटी केथी के खत्म होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो उसके वापस आने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लॉस, मैनिपुलेशन और इमोशनल ट्रॉमा, ये तीन चीजें हर कैरेक्टर के अराउंड घूमती है। एंडी के अंदर ट्रॉमा था, पाइपर का ब्लाइंडनेस के साथ ट्रस्ट इशू आता है, और लॉरेन के बारे में क्या ही कहना, उसके अंदर तो सब कुछ था, एंड स्पेशली टॉक्सिक मदरहुड। फिल्म भी दिखाती है कभी कभी प्यार और लॉस का कॉम्बिनेशन इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। वैसे डायरेक्टर्स डैनी और माइकल ने टॉक टू मी जो कि 2022 में आई थी उसे भी बनाए थे, और उसमें भी पोजीशन और ग्रीफ का एंगल था। ब्रिंग हर बैक उनका और भी डार्क और डिस्टर्बिंग टेक है स्पिरिचुअल हॉरर पे। भले ही फिल्म की कहानी सिंपल लगती है, लेकिन जो लोग इस फिल्म को देखे हैं वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे सीन्स है और कैसे ये एक्चुअली में एक प्रॉपर हॉरर है। जो भी हो, मैंने यहाँ आपको पूरी कहानी के साथ थियरीज भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा इन कमेंट सेक्शन।